हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आपका रसायन गंगा चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको क्वांटम नंबर निकालने के लिए यानी कि पहले प्रकार के बारे में आपको बता दिया गया था। तो आज हम इसी के क्रम में क्वांटम नंबर निकालने के क्रम में आज हम दूसरे टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे कि किस प्रकार से दूसरे टाइप में क्वांटम नंबर्स को निकाला जाता है। फिर उसके बाद तीसरे में देखेंगे इन जितने प्रकार बनते हैं क्वांटम नंबर निकालने के, आज उन सभी प्रकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कि टाइप नंबर 2, दूसरे टाइप की बात करें। टाइप 2 ये बताता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर इस प्रकार से निकालना हो कि जब ये दिया गया हो जैसे NaLX के रूप में, NaLX के रूप में दिया गया हो, जब NaLX के रूप में दिया गया हो। ये NaLX क्या होता है यहाँ समझेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दें, जैसे दिया जाए 2p6, यह एकदम स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर n का मतलब हो गया 2 से संबंधित है, l का मतलब हो गया p से संबंधित है और x का मतलब हो गया 6 से संबंधित है। अब है क्या ये n का मतलब ये मुख्य क्वांटम नंबर है, l जो है वो दिगंशी क्वांटम नंबर है और x जो है उस दिगंशी क्वांटम नंबर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से है। तो जब इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया जाए और कह दिया जाए, जैसे इसी प्रश्न की बात करें, इसमें कहा जाए कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बताइए। जैसे 2p6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बताना है तो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से एकदम स्पष्ट है n का मान जो है वो 2 दिया गया है, तो n बराबर हम करेंगे 2। पहला क्लियर हो गया। दूसरा फिर आता है l में हमने बताया था कि 0 से n-1 तक होता है, लेकिन यहाँ पर हुआ दूसरा है कि l का मान पहले ही दे दिया। एक उपकोष है जिसका नाम है p, और p उपकोष के लिए जो इसका क्वांटम नंबर बनता है हम पहले लिख देंगे l बराबर दिया गया p, और p का जो क्वांटम नंबर बनता है वो बनता है 1, तो p बराबर 1 हो गया। अब तीसरे क्वांटम नंबर की बात करें, तीसरा क्वांटम नंबर है चुंबकीय, जिसको हम दिखाते हैं m से। m में आपने देखा है +L टू -L विद 0 ये बताया गया था। तो चाहे +L से शुरुआत करिए और चाहे -L से शुरुआत कीजिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साथ में 0 होगा। जैसे हम अगर प्लस से शुरुआत करते हैं, पहले तरीके से लिखें ए तरीके से, तो +L की बात करेंगे तो +1 आएगा, फिर 0 होगा, फिर ये -1 होगा। दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे -1 और ये 0, फिर ये +1। बात वही होगी कि या तो आप माइनस से शुरुआत करिए या तो प्लस से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मान इसकी जो संख्याएं होंगी वो 3 ही आएंगी। देख रहे हैं 1, 2 और 3। l बराबर 1 हो गया और p का मान जो हो गया m का मान जो है वो 3 हो गया। क्योंकि पहले एक सूत्र बताया गया था, किसी m के लिए किसी l के लिए जो m का मान होता है वो 2l+1 होता है। l का मान अगर 1 रख दें तो गुणे 2 + 1, 2 1 के 2, 2 1 3। देखिए कुल मिला करके यहाँ आ गया 3। ये संख्याएं 3 बनेंगी, नियम वो पूर्ववत ही रहेगा। लेकिन जब हमने दिगंशी क्वांटम संख्या निकालने की बात की थी तो वहाँ पर बताया था यदि ये उपकोष के फॉर्म में दिए गए हों तो उपकोष में s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। यहाँ पर p आया है, p का मान 1 हो जाएगा। m के लिए हमने कहा +L से लेकर के -L तक 0 के साथ, या -L से लेकर के +L तक 0 के साथ, दोनों को किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर +1 0 -1 या -1 0 +1, ये दोनों बातें सही हो जाएंगी। अब बात रही यस की, जो कि चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में देखना है ऑर्बिटल इसका p बन रहा है, हम इसे ध्यान देंगे
यहाँ पर यस बराबर जो होगा, जितने यम के मान हो उतने आप ऑर्बिटल कर लीजिए। अभी देखिए एक बात और क्लियर हो जाएगी, ये यहाँ पर जो 3 ये दिखाई दे रहे हैं यम, ये ऑर्बिटलों की संख्या भी होती है। यम का मान जो होता है ऑर्बिटलों की संख्या को भी बताता है। तो कुल मिलाकर के 3 ऑर्बिटल बन गए, और हम जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल पी उपकोष में बनते हैं। तो पी उपकोष बनते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 रखे गए हैं। तो प्रत्येक कोष ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, चाहे ये क्लॉकवाइज भरिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी 2 प्रक्रम है। यदि आप क्लॉकवाइज भरते हैं तो भरने के बाद जब रिटर्न आएंगे, भरना तो आपको 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। अच्छा, अब क्या समझना है, कह रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ प्रश्न में कहा गया है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालना है। तो 1 2 3 और चौथा हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर कहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये नीचे की साइड में जा रहा है। नीचे की साइड बोलें तो -½ हो जाएगा, और जब ये -½ हो जाएगा, हम जान रहे हैं -½ वाले ऑर्बिटल में यम की वैल्यू कितनी है। तो यम की वैल्यू या तो +1 होगा या तो -1 होगा, क्योंकि ये इसके ही सीध में है, ये इसके सीध में है, ये इसके सीध में है। 3 ऑर्बिटल में 3 यम के मान रखे जाएंगे। एक का मान -1, 0 और +1 होगा। दूसरे तरीके से लिखेंगे तो पहले +1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा। ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यदि बिना ऑप्शन का हो न्यूमेरिकल दिया गया हो तो आप किसी का भी प्रयोग करके देख सकते हैं। अभी जैसे कोई ऑप्शन तय कर दिया जाए, अभी देखते हैं क्वेश्चन कि ये -1/2 होगा, +1 होगा यम का मान, अथवा यहाँ पर 2 तरीके से हम इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए इसका एक सेट बना दें। पहले अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, ये तो फिक्स है। यल बराबर भी यहाँ पर हो जाएगा 1, ये भी फिक्स हो गया। और यम बराबर, देखिए यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ही होगा, या तो ये -1 होगा या जो है ये +1 होगा, दोनों में से कोई हो सकता है, अब जैसा ऑप्शन में दिया गया हो। और चौथा है यस, यस में या तो +1/2 होगा या तो -1/2 होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। अब कैसा ऑप्शन दिया उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। देखिए हमने तो ऐसे लिखा इस क्रम में, शुरुआत में प्लस मान लिया तो निश्चित है अंतिम में माइनस ही आएगा। अगर पहले माइनस मान लिया तो निश्चित है लास्ट में प्लस आएगा। और यदि हम इलेक्ट्रॉन को भरने के क्रम में सबसे पहले हमने क्लॉकवाइज चुना है तो सब क्लॉकवाइज हो जाएगा, बाद वाले में एंटी क्लॉकवाइज, तब जाकर के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो -1/2 के रूप में आ जाएगा। तो हम इसके मान को भी -1/2 ही रखेंगे। चलिए और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद टाइप को चेंज करेंगे। बस इसमें अभी एक टाइप और बचा हुआ है, उसको भी बताते चलेंगे। सेम इसी पर बेस्ड वो भी होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस NLX को अब भूलेंगे नहीं क्योंकि यही सब कुछ हल करा देगा ये। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कहा जाए 4F13, यहाँ पर 4F13 दे दिया गया है, यानी कि अब इसमें क्या प्रश्न बनाएगा, हम लिख सकते हैं इसके 10th इलेक्ट्रॉन के लिए, के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी निकालना है चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्याएं आपको ज्ञात करना है। एकदम ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि कोई क्वेश्चन है 4F13, 4F13 में आपको बताना है कि 4F ले ले या और कोई दूसरा एग्जाम्पल बदल देते हैं, थोड़ा सा बड़े वाले क्लास में चलें, 5 ले लेते हैं, 5F14, ताकि जो है इसका एक नए तरीके से पेश किया जा सके। यहाँ पर 4F13 में कह रहा है कि 10वें इलेक्ट्रॉन के
चारों क्वांटम संख्या आपको बताना है। तो देखिए फार्मूले के अनुसार n बराबर इसका तय हो गया है, n बराबर 5 होगा और यल बराबर यहाँ पर f हो रहा है। हम जानते हैं अगर यस होता है तो 0, p होता है तो 1, d होता है तो 2 और f होता है तो 3। तो इसका मतलब हो गया कि f है अर्थात l बराबर 3 हो गया। ये पहला क्वांटम हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरे की बात करें, तीसरा होता है यम। यम में हम जानते हैं प्लस यल से लेकर के माइनस यल, तो हम किसी एक को चुनते हैं, सबको नहीं, हम प्लस से ही चुनते हैं। तो हो जाएगा ये +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3 हो जाएगा। यहाँ तक बातें हो गई। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर वही फार्मूला लगा सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर के 7 ऑर्बिटल बनते हैं। और चौथे में आपको पता है कि जिसमें 7 ऑर्बिटल बनते हों वो s उपकोष होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब s निकालेंगे तो इसी प्रकार से पहले 7 ऑर्बिटल बनाएंगे। 7 ऑर्बिटल, 3 के नीचे भी, 2 के नीचे, 1 के नीचे, 0 के नीचे, -1 और -2। यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्येक यम का जो मान है एक एक ऑर्बिटल के लिए फिक्स है। जैसे +3 का जो मान है इसके लिए है और -3 का मान इस लास्ट वाले के लिए है। अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है, तो पहले 13 इलेक्ट्रॉन भरिए। देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब फिर हम रिटर्न होंगे वहीं से भरेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन शुरुआत किए गए थे भरने के लिए। तो कितना 8 हो गया, 9 10 11 12 और ये 13 इलेक्ट्रॉन को भर दिया गया। लेकिन कह रहा क्या ये, हमें 10वें इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहा निकालने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर गए हैं, 8वां 9वां और 10वां। देख रहे हैं 10वां इलेक्ट्रॉन यही है और ये 10वां इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में है। और 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो यम है वो ये वाला है, मतलब +1। यहाँ पर +3 +2 +1, यानी तीसरे वाले ऑर्बिटल में पहुंचेगा। तीसरे वाले ऑर्बिटल में जो 2 तरह से इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें से जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है। हम लिखेंगे -12। और इसके लिए इस ऑर्बिटल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे वो होता है +1। तो लास्ट में अगर लिखना रहे कि इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो n बराबर आ जाएगा 5, l बराबर हो जाएगा 3, m बराबर हो जाएगा +1 और s बराबर हो जाएगा -12। ये इस प्रकार से इसके चारों क्वांटम नंबर होंगे। चारों क्वांटम नंबर 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए होंगे, 4f13 के लिए। ध्यान से देखिए n = 5 है, l = f है जो कि 3 होता है, m = +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब फिलेशन करेंगे हम, तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन है, आप पहले 7 इलेक्ट्रॉन को 7 ऑर्बिटल में भरेंगे। उसके बाद जब रिटर्न होते हैं 8 9 10 11 12 13, और हमें मतलब है तो केवल 10वें इलेक्ट्रॉन से, और 10th इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में जाता है जिसके लिए m की वैल्यू +1 होती है। और +1 के नीचे जब जाएंगे इलेक्ट्रॉन वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में जो होता है उसका वैल्यू -12 होता है। इस प्रकार से n = 5, l = 3, m = +1 और s = -12। हाँ, एक बात और आपको ध्यान देना है, एक नियम है जिसको हुंड का नियम कहते हैं, और ताकि भरने का तरीका आपको मालूम चले हम इसी के सहारे यहाँ बता देते हैं। हुंड का नियम भी जाने रहिए, क्योंकि हुंड के अनुसार ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। जो ऑर्बिटल होते हैं
उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, बोरबरी के नियम का प्रयोग किया, अफबाऊ का प्रयोग किया, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा गया, जिसकी ऊर्जा सबसे कम थी वो इलेक्ट्रॉन पहले, वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले भर जाते थे, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा थी उसको बाहर मतलब ज़्यादा दूर किया जाता था, उसका कोष बड़ा होता था। लेकिन हुंड ने क्या बताया, हुंड ने जो ये ऑर्बिटल्स तय किए गए हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरने का तरीका बताया कुछ ऐसे। जैसे हम जानते हैं पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी के जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते 3। अब 3 ऑर्बिटल होते हैं तो आप कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे करने के बाद कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरें, ये तरीका गलत है। उन्होंने बताया क्या कि सबसे पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में भरते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उसमें अनपेयर्ड फॉर्म में भरते हैं। अनपेयर्ड फॉर्म में भरने के बाद फिर से इलेक्ट्रॉनों को भरने की शुरुआत वहीं से होती है जहां से आपने शुरुआत किया था, वो भी एंटी क्लॉक में, उनके अलग दिशा में। जिस दिशा में वो गए थे वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद लौटने के दौरान शुरुआत वहां से करेंगे जहां से हमने इलेक्ट्रॉनों को भरने का शुरुआत किया था। यहाँ से भरने की शुरुआत किया था, ये फिर एक ही दिशा में जाएंगे, मतलब ये उस दिशा में था, क्लॉकवाइज में था, तो जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सब के सब एंटी क्लॉकवाइज होंगे। ऐसे अगर कहीं दे दिया जाए पी की संख्या जो है वो 5 है, तो इस दशा में भी वही बातें कि पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। अब ऐसा नहीं है कि 4 यहाँ भर दें 5 यहाँ भर दें, ये भी तरीका गलत है। ये तरीका क्या सही है कि आप 3 ऑर्बिटल बनाइए, तीनों में 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये तरीका सही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को पहले उसके एक ही दिशा में भरिए, अनपेयर्ड भरिए, जब वापस आएंगे तो शुरुआत वहां से करिए जहां से आपने पहला इलेक्ट्रॉन भरा था। ये नियम होता है हुंड का। अब इसी में जैसे ये तो बात हो गई पी की, अगर यहीं पर डी होता या एफ होता तो नियम में कोई बदलाव नहीं, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग वैसे ही होता जैसे आपने पी ऑर्बिटल में किया। जैसे देख लीजिए यहाँ पर डी में दिया गया और ये 12 इलेक्ट्रॉन दिया गया है भरने के लिए। हम जानते हैं डी में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी हमने 12 कर दिया है, हमको गलती किया। यहाँ पर हम एफ जान करके भरे हैं। ये डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिए गए हैं और यहाँ पर हम भर देंगे इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर के देखिए सारे के सारे ऑर्बिटल फिल हो गए। अब जैसे एफ हमको लेना था, वो जब हमने उतना लिया था, एफ में जैसे मान लिया 13 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, होता है एफ में कुल 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें बनेंगे 7 ऑर्बिटल। एफ उपकोष के जो ऑर्बिटलों की संख्या होती है वो 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर आपको 13 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर रिटर्न हो जाइए, 8 9 10 11 12 और ये 13। इस प्रकार से देखिए एक ऑर्बिटल जो है अनपेयर्ड ही रह गया, खाली रह गया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। फिलिंग जो है इसी प्रकार से होती है, तो इसी को कहते हैं हुंड का नियम। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसी क्रम में हुंड का नियम भी आ गया। अभी एक नियम और है पाउली का, अब एग्जाम्पल के दौरान उसको भी हम पाउली का नियम भी बता देंगे। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि NLX के रूप में अगर दिया गया हो तो हम इनके चारों क्वांटम नंबर को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट करेंगे, इसे स्वयं करने का प्रयास करेंगे। जैसे दे दिया जाए 4s2 में आपको निकालना है प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, इसे जरूर आप लोग निकालेंगे, चारों क्वांटम संख्या। तो एक बार निकाल के चेक करिए क्या आता है इसका वैल्यू। तब तक हम जो है एक
नए टाइप की तरफ बढ़ जाते हैं। और नए टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे कि जब कोई तत्व दिया गया हो, लिखेंगे जब कोई परमाणु या आयन दिया गया हो, उसमें किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना हो, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना हो। देखिए ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए जब कोई परमाणु या आयन दिया गया हो, उसमें किसी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना हो। किसी भी परमाणु या आयन की जब बात करें और उसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर निकालने की बात करें, तो आप ध्यान दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे दे दे कि नाइट्रोजन, कहते नाइट्रोजन के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का इस प्रकार से तो चारों क्वांटम नंबर निकाल नहीं पाएंगे। कब निकाल पाएंगे? जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया है कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम जानते हैं नाइट्रोजन का 7 होता है, तो आप विन्यास करेंगे 1s2 और 2s2 फिर 2p3 हो जाएगा। 2 2 4 और 4 3 7, कुल मिलाकर के जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सातों का विन्यास हो गया। अब कह रहा है कि चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों निकालना है। अब ध्यान दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन हमारे यहीं तक कंप्लीट होते हैं। और हमें कहा भी है चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, जब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे होते हैं तो चौथा इलेक्ट्रॉन 2s में है कौन सा? तो पता चलता है 2s1 अगर होगा, देखिए ध्यान से, इसमें ऐसे बांट सकते हैं, इसका होगा 2s1 तो तीसरा हो जाएगा, और 2s2 जो होगा वो चौथा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी अब हम ये कह सकते हैं 2s1 नहीं 2s2, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ये प्रथम था, ये अंतिम था। यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, ये प्रथम है, ये अंतिम है, और अंतिम ही इसके लिए चौथा होगा। तो प्रश्न आप अपने तरीके से बनाइए। 2s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने इसके पहले वाले टाइप में टाइप नंबर जो हमने 2 बताया था, उसमें ये बताया गया था कि जब इस फॉर्म में दिए गए हों तब क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। यहाँ देख रहे हैं चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा 2s2 का अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 2s2 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है कि 2s2 तो आ जाएगा यहाँ पर n बराबर, आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं, n बराबर 2, l बराबर 0 हो जाएगा, m बराबर, अगर l 0 है तो m भी क्या होगा? 0 होगा। s बराबर यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल बनेगा, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, एक और एक, ये 2। हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना है। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तभी इसका चौथा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है -12 में गया है। यानी अब ये कह सकते हैं इस शॉर्ट फॉर्म में कि इसके लिए n बराबर 2 होगा, l बराबर 0 होगा, m बराबर भी 0 होगा, s बराबर -12 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इस प्रश्न का जवाब मिला कि n ने नाइट्रोजन के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर -12 होगा। तो इसी क्रम में यदि कोई धनायन अथवा ऋणायन भी दे दिए जाए, चलिए हम देख लेते हैं किसी धनायन को लेकर के। लेकिन उससे पहले हमने आपको एक प्रश्न दिया था, वो क्या था कि 4s2 वाला था। शायद इसी में आपको ये जवाब मिल गया होगा, उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 4s2 दिया गया था, 4s2 भी
ये 2s2 आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4s2 की बात किया है तो 4s2 में बात करेंगे तो n बराबर 4 आ जाएगा, l बराबर 0 क्योंकि s बराबर 0 होता है, और m बराबर 0 हो जाएगा, s बराबर एक ही ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से। अब इसमें जिस इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो अंतिम जा रहा है -12 में। इस प्रकार से वो हल हो सकता है। चलिए इसी के क्रम में हम किसी और परमाणु की बात करें। जैसे हम परमाणु लेते हैं सोडियम। कहते सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर आपको निकालना है। तो देखिए सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि इसका जो 11वां इलेक्ट्रॉन होगा इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। अब जरा देखिए 11वां इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है, जब विन्यास करेंगे तो मालूम चलेगा। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 4 10 यहीं तक जाएगा। 3s2 नहीं 3s1 हो जाएगा। 6 4 10 और 10 1 11। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा 3s1 में जाएगा, और 3s1 में वही अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका 11वां इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम करेंगे n l x के अनुसार तुलना कर लीजिए। 3s1 दिया गया है तो n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। l का मान 0 और m का मान भी 0 और s का मान जो है वो एक ही ऑर्बिटल बनेगा। एक ऑर्बिटल में कुल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका मान भी कितना होगा, प्लस साफ हो जाएगा। स्पष्ट हो गया, n का मान 3, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान प्लस साफ होगा। चलिए अब लेते हैं किसी धनायन को, इसके बाद लेंगे किसी ऋणायन को, और पूरा क्वांटम नंबर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। चलिए जैसे कोई तत्व लें, जैसे हम ले लें कापर। कापर में दो तरीके से पूछ सकता है। एक पूछेगा अंतिम प्रवेशी, अंतिम प्रवेशी, और यहां पूछ सकता है अंतिम इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे कापर का विन्यास करें तो कापर में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d जो होता है वो 10 होता है। जब अंतिम प्रवेशी की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम में प्रवेश कहाँ किया है, 3d में प्रवेश किया है। अंतिम में जो प्रवेश किया है वो प्रवेश करेगा कोश के हिसाब से, तो यहाँ पर अंतिम में यहाँ प्रवेश करेगा क्योंकि ये चौथा कोश है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो भी इसी को हम मान सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि ये दोनों लगभग एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ये उलझाने के लिए ऐसे प्रश्न को दे दिया जाता है कि आप उलझ करके कभी 4s के बारे में निकालेंगे, कभी 3d के बारे में निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा वो प्रश्न की प्रकृति कैसी है उसके हिसाब से काम करेंगे। जैसे अभी ये दे दे कॉपर 1 पॉजिटिव, अब यहाँ पर देखिए घुमा दिया गया है कॉपर 1 पॉजिटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। अब चाहे उसी को आप अंतिम इलेक्ट्रॉन कहिए और चाहे उसी को अंतिम प्रवेशी इलेक्ट्रॉन करिए, जब आप अंतिम इलेक्ट्रॉन या अंतिम प्रवेशी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए जो अंतिम में होगा वही पहले भी निकलता है। अगर आपने कॉपर पॉजिटिव कर लिया तो कभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो बाहर निकालेंगे नहीं, क्योंकि देखने में तो यही लग रहा कि अंतिम में इलेक्ट्रॉन यहीं आया हुआ, बिल्कुल नहीं। अंतिम में इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है और यहीं से ये बाहर भी गया है, क्योंकि हम कोश इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हम कोश को ध्यान में रखते हैं, उपकोश नहीं। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम कोश को ध्यान में रखते हैं। तो बड़ा कोश ये चौथा वाला है, ऊर्जा भले ही इसकी कम है लेकिन कोश इसकी चौथी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s हो जाएगा 0, और यदि 0 हो गया अब उसके बाद कौन बचा, ये 3d बचा है। अगर कहे अंतिम प्रवेशी या अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब 3d का अंतिम इलेक्ट्रॉन, 3d10 का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा इसका अंतिम प्रवेशी या अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर फिर वही पिछला वाला जो रूल हमने बताया था, n l x से तुलना करिए, n बराबर हो जाएगा इसके लिए 3, l बराबर d और d बराबर जो होता 2 हो जाएगा। m बराबर जो होगा +2 होगा,
+1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा। और यस बराबर पुनः वही बात है, फिर से डी में जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5, कुल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जो यम होगा -2 होगा और इसके लिए -1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब भी परमाणु दिया गया हो या आयन दिया गया हो और कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहते हैं क्वांटम नंबर निकालना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले करेंगे और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो आपको क्वांटम नंबर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जितने क्वांटम नंबर निकालने के तरीके थे, 3 तरीके थे, 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, तीनों टाइपों को बता दिया गया। लेकिन एक बात और, जो इसमें हमने कहा था अभी कि पाउली का भी नियम बता दें, तो जरा पाउली का भी नियम देख लीजिए, क्योंकि उसके लिए अलग से नहीं कुछ इसी में बता दिया जाता है। पाउली का नियम है क्या? जैसे पाउली ने बताया क्या, नहीं क्वांटम नंबर्स को देख करके किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है। तो इसी में देखिए कैसे उन्होंने इस बात की पुष्टि की, इसे हम समझा देते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम। क्या होता है पाउली का अपवर्जन नियम? देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता। बिल्कुल ध्यान दीजिए, जैसे हम बात कर लें कि हीलियम का परमाणु क्रमांक होता 2, इसका जब आप विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है भी 1s2 का मतलब भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। चलिए हम निकालते हैं प्रत्येक के लिए। अगर हम पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर n बराबर तो 1 ही आएगा, क्योंकि है तो यही n बराबर 1। यल बराबर की बात करें तो यल बराबर हो जाएगा 0। यम की बात कर लें तो ये भी हो जाएगा 0। अगर हम यश की बात कर लें तो यहाँ पर भरेंगे कुल मिला करके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन की बात की है तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वह ऊपर गया है। अच्छा, ये तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अगर हम दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके लिए भी n बराबर वही आएगा 1 ही। यल बराबर हो जाएगा 0, यम बराबर हो जाएगा 0 और यस बराबर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, एक ऊपर गया है और एक नीचे गया है। अब की बार हमें नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है जिसका मान होगा -1/2। अब जरा कंपैरिजन करते हैं कि क्या ये बात सही है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अंतिम क्वांटम संख्या जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, यहाँ पर +1/2 आया है। दूसरे वाले के लिए -1/2 आया है और सारी चीजें कॉमन हैं। इन्हें देखा जाए, n का मान जो पहले वाले में वही दूसरे वाले में, यल और यम का मान जो पहले वाले में है वही दूसरे वाले में है। यानी कि कह सकते हैं n यल और यम के मान में यदि समानता आती है तो यश के मान में अवश्य भिन्नता आएगी। इसी नियम को पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। ये सबके लिए लागू होगा। कोई भी परमाणु ले लीजिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, उनके चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होंगी। यदि n यल यम के मान बराबर होंगे तो यश के मान में अवश्य भिन्नता आएगी। तो इस प्रकार से क्वांटम नंबर हो गया, पाउली का अपवर्जन नियम हो गया, हुंड का नियम हो गया। उस सारे नियमों को आपको अच्छे से समझा दिया गया। और अब आप लोग एक क्वेश्चन नोट करेंगे जिसे आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, देखेंगे क्या जितना हमने बताया उसका उपयुक्त प्रभाव पड़ रहा आपके ऊपर। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, कोई तत्व दिया गया मैंगनीज और मैंगनीज के ऊपर लगा दिया गया 2 पॉजिटिव चार्ज और इससे कहा जाए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। यानी Mn2 पॉजिटिव में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे
और इसके साथ साथ आपसे कह दिया जाए कि फास्फोरस के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिए। बस यही 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो सारे सॉल्यूशन इसी से आपको जो टाइप है वहीं से मिल जाएंगे। Mn2 पॉजिटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस के 8वें इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं Mn का जो क्रमांक होता है वो 25 होता है, फास्फोरस का जो क्रमांक होता है वो 15 होता है। इसी हिंट के साथ आप पूरा हल करके देखेंगे कि क्या आपका जवाब सही आता है। बिल्कुल आप कर लेंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि इतने अच्छे से आप समझे हैं। यदि पूरा वीडियो आप देखते हैं तो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। तो बस इसी के साथ आप लोग इसको पढ़ते रहिए और भी अपने मित्रों को ये पूरा वीडियो देख करके या देखने के दौरान ही शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। सो थैंक यू सो मच।